गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आधिकारिक और में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि इस चैनल पर मैं लगातार जो 72nd बीपीएससी का प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ है उसको मैं करने जा रहा हूँ। इस क्रम में मैंने प्रोफेक्शन आईएएस को सबसे पहले चूज़ किया है और इसको देखूँगा, जिसका मैंने पहला टेस्ट सीरीज़ का वीडियो अपलोड कर दिया है अपने चैनल पर, तो आप उसको जा करके विजिट कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। ठीक है। और जहाँ तक मुझे लगता है इसके सारे पोर्शन को अगर आप नहीं करना चाहते, आपके पास समय नहीं है लेकिन अभी भरपूर समय है, प्रैक्टिस सेट बहुत ज़रूरी होती है। एक बात जान लीजिए, जितना ज़्यादा मारिएगा, जितना ज़्यादा देखिएगा, तो नए नए क्वेश्चन आपके लिए सामने आएंगे कि हाँ, इस पैटर्न पर भी मैं कितना क्वेश्चन खड़ा कर रहा हूँ और नेक्स्ट वाले पैटर्न पर भी कितना क्वेश्चन खड़ा कर बना पा रहा हूँ, उसको देखना है। देखिए, मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा, मेरा जो एक्सपीरियंस है इस प्रीलिम्स के रिगार्डिंग, मैं 3 पोर्शन को सबसे ज़्यादा कहूँगा कवर करना है, हिस्ट्री, साइंस और करेंट अफेयर्स। ये 3 पोर्शन को आप कवर करके रखिए, ज़्यादा नहीं। ठीक है। इसके लिए आपको जितने प्रैक्टिस सेट मारना होगा, जो पढ़ना होगा उसको पढ़ें और उसको पूरा करें। इस क्रम में कम से कम यहाँ से आप साइंस का और करेंट अफेयर्स का 2 का एमसीक्यू तो कन्फर्म आप देखिए। ठीक है, जिससे कि आपको नए नए क्वेश्चन भी मिल सके। जो एक एमसीक्यू पढ़ते तो बहुत है, लेकिन करंट अफेयर्स पढ़ते तो बहुत है, लेकिन उसका एमसीक्यू सही जगह से नहीं मिल पाता है। तो कम से कम इस चैनल पर आकर के आप देखें और सिर्फ उसी पोर्शन को चूज करें जो आपके पसंदीदा हो। ठीक है, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करें। मैं विद्यार्थियों के पूरे पक्ष में हूँ कि अपना समय बर्बाद ना करें, चाहे वो किसी चैनल पर जाकर करें। चलिए, तो आज शुरू करते हैं हम लोग परफेक्शन आईएएस का टेस्ट नंबर 2। क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 1 पहले पूरा पढ़ूँगा। हालांकि ज़्यादा एक्सप्लेन करता हूँ तो समय ज़्यादा लग जाता है, लेथार्जिक हो जाता है काफ़ी, तो मैं कोशिश करूँगा जितना जल्दी हो सके एक टेस्ट ख़त्म कर सकूँ। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रारंभिक बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बीच ऐतिहासिक उत्तरजीविता के अंतर को क्या सबसे अच्छी तरह से स्पष्ट करता है। अब ऑप्शन दिया हुआ, आपको ऑप्शन पढ़ना है। देखिए, क्वेश्चन को पहले अच्छा से पढ़िए। अब ऐतिहासिक उत्तरजीविता, हमारे जो हिंदी वाले स्टूडेंट होंगे उनको थोड़ा दिक्कत होगा इतना जटिल हिंदी पढ़ने में, लेकिन जो हिस्टोरिकल सर्वाइवल है इसके बारे में बता रहा है। कहने का मतलब सिंपल सी बात है, जो प्रारंभिक बौद्ध धर्म है और जो जैन धर्म है, तो जैन धर्म बौद्ध धर्म दोनों में से कौन सा जो है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल रहा और आगे बढ़ा, ग्रोथ किया, इसके बारे में पूछ रहा है। और आखिर क्यों हुआ, क्या इस कारण था कि हाँ, जैन धर्म या बौद्ध धर्म दोनों में से बौद्ध धर्म ही क्यों सबसे ज़्यादा अच्छा देर तक, कई सालों तक स्टेबल रहा। और अभी भी देखते हैं कि बौद्ध धर्म फ्लोरिश नहीं कर रहा है, नए नए रूप में है। तो इसके बारे में पूछ रहा है कि हाँ, दोनों में से कौन ज़्यादा सर्वाइव किया है, तो इसका कारण क्या है। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं, ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे तो भी दिक्कत हो जाएगा। सॉरी फ्रेंड्स। क्या कह रहा है कि जैन धर्म राजाओं पर निर्भर था, नहीं, दोनों धर्म को राजाओं का प्राश्रम मिला था। चलिए, ये क्वेश्चन तो नहीं हो सकता है। दूसरा कह रहा है जैन धर्म की चरम तपस्या के विपरीत बौद्ध धर्म का मध्यम मार्ग ने इसके विस्तार को प्रोत्साहित किया। बिल्कुल, बौद्ध धर्म का एक जो थ्योरी था, जो आइडियोलॉजी था, उसमें एक मध्यम मार्ग था। मध्यम मार्ग में क्या था कि करना क्या है कि न ज़्यादा हम कठोर करेंगे, सिंपल सा मध्यम मार्ग में बीच का रास्ता अपनाने का एडॉप्ट किया गया था। कहने का मतलब ना ही अत्यधिक विलासिता पर जोर दिया गया था और ना ही कठोर तपस्या पर। ठीक है, ना ही कठोर तपस्या पर दिया गया था। जबकि जैन धर्म में क्या था कि जैन धर्म में अत्यधिक तपस्या, अत्यधिक मतलब पूर्ण अहिंसा, इवन या ध्यान रखना कि खुद से ये लोग अनाज भी नहीं उपजा सकते थे। उनमें भी इनको जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी भी मृत्यु पर क्या बोलते हैं, दुख प्रकट करते थे। इतना ज़्यादा कठोरता था जैन धर्म का। इसी वजह से वो ज़्यादा दिन तक, ज़्यादा वर्षों तक सर्वाइव नहीं कर पाए धर्म। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। लग रहा है मुझे कि मैं काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ऐसे में समय बहुत ज़्यादा लगेगा, लेकिन कोशिश करूँगा जल्दी करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि मौर्योत्तर यानी पोस्ट मौर्यन काल में श्रेणी प्रणाली ने अभूतपूर्व सामाजिक आर्थिक शक्ति कैसे प्राप्त की। ऑप्शन मैं पढ़ लेता हूँ कि किसान विद्रोह को दबाने के लिए किराए की सेना के रूप में कार्य करके, जो रचनात्मक मंदिरों के निर्माण के लिए समर्पित धार्मिक समूहों के रूप में कार्य करके। ऑप्शन नंबर सी, भू राजस्व की अधिकतम
को अधिकतम करने के लिए राज्य नियंत्रित सहकारी समितियों के रूप में कार्य करके। ऑप्शन नंबर 4, व्यापार, मजदूर और साख का प्रबंधन करने वाले स्वतंत्र इकाइयों के रूप में कार्य करके। इनमें से कोई नहीं, प्रयास नहीं किया गया। ऑप्शन बताइए कौन सा सही होगा। देखिए, जैसे ही श्रेणी शब्द आए, ठीक है, तो समझ जाना है कि ये व्यापार संगठन से शब्द है। दक्षिण भारत में, जैसे उत्तर भारत में इसी वर्ग के लोगों को श्रेष्ठी बोला जाता है, श्रेष्ठ, कहीं कहीं चट्टी, कहीं कहीं सेट्ठी, आपको ये शब्द भी मिलने को आएगा। तो इसे समझ जाना है कि ये व्यापार वर्ग ही है, ठीक है ना, जो क्रेडिट, जो साख का प्रबंधन करने वाले थे। सेम दक्षिण भारत में अगर जाएंगे तो सॉरी ये ध्यान नहीं है, अग्रहारम में आता है, ठीक है ना, एक वर्ड था मैं उसको भूल जा रहा हूँ, शायद मुझे याद नहीं, सॉरी, जब कभी मुझे याद आएगा तो मैं बताऊँगा। तो वो भी मजदूर शाखा से ही, सॉरी, व्यापार शाखा से ही संबंधित है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल से बात है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि प्रारंभिक वैदिक समाज के संदर्भ में गोमत शब्द का प्रयोग किसे दर्शाने के लिए किया गया था। ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है यज्ञ करने वाले पुरोहित, कृषि पर लगाए जाने वाले एक विशिष्ट कर को, कबीलाई सेना के सेनापति को, अनेक मवेशियों के स्वामी, एक धनी व्यक्ति को। अब बताइए गोमत शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया जाता था। देखिए, प्रारंभिक वैदिक काल के बारे में बता रहा है। तो प्रारंभिक वैदिक काल में जो गाय था, ठीक है ना, गाय यही मूल पूंजी होती थी। यही क्या होता था, मूल पूंजी। कहने मतलब जिसके पास जितना ज़्यादा मवेशी होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, ये वो धनी वर्ग का व्यक्ति होगा, ठीक है, उतना ज़्यादा क्या होगा, धनी होगा। तो ध्यान में रखना है कि उसी के लिए आता था इस्तेमाल वर्ड क्या, गोमत। तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही, अनेक मवेशियों की का स्वामी एक धनी व्यक्ति होता था। चलिए क्वेश्चन नंबर सी, चौथा नंबर पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, प्रारंभिक मध्यकालीन दक्षिण भारत 300 से 700 ईस्वी के राजनीतिक इतिहास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। चलिए पढ़ते हैं। कथन एक क्या कह रहा है, कथन एक कह रहा है कि एलोर शिलालेख जैन कवि रविकीर्ति द्वारा रचित चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय की एक विस्तृत प्रशस्ति है, ठीक है ना। ऑप्शन 2 पढ़ते हैं, और कथन 2 पढ़ते हैं। कह रहा है पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने सफलतापूर्वक पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया, जिसकी राजधानी पर अधिकार कर लिया और बतापी कोंड की उपाधि धारण कर थी। ऑप्शन नंबर 3 पढ़ते हैं, सॉरी कथन 3 पढ़ते हैं। बदामी के चालुक्यों ने समुद्री व्यापार नेटवर्कों के विकास को पूरी तरह से उपेक्षा की और उनके पास कोई नौसैनिक बेड़ा नहीं था, ठीक है। अब चलिए पढ़िए। तो देखिए कोई नौसैनिक बेड़ा नहीं होगा, खाली आप इसको देखिए। ऑप्शन अब नहीं, ऑप्शन दिया गया है 1 2 2 3 1 3 और 1 2 3, इनमें से कोई नहीं। देखिए आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन आप तुक्का लगाइए या फिर इसको एलिमिनेट करिए, ठीक है, जिसको जनरली तुक्का बोलते हैं। तो अगर देखिए कह रहा है कि बतापी के चालुक्य, अब चालुक्य का थोड़ा सा आपको मैप याद होगा, ठीक है ना। तो यहाँ एक पूर्वी चालुक्य थे, यहाँ बतापी के चालुक्य थे। तो अब देखिए दोनों के दोनों इंडिया के मैप में कोस्टल रीजन वाले हैं, है ना, कोस्टल रीजन वाले हैं। तो क्या ऐसा लगता है कि जो भी कोई राज्य कोस्टल रीजन में रहेगा उसके पास नौसैनिक नहीं रहेगा? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो ऑप्शन 3 नंबर तो ऐसे ही गलत हो जाता है। अब छांट लीजिए, ऑप्शन 1 2 सही हो जाएगा, बाकी इसमें 3 में है तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। आंसर 1 क्या है आपका, बिल्कुल ही सही होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित प्रमुख सिंधु घाटी स्थलों को उनके अद्वितीय पुरातात्विक निष्कर्षों के संबंध में मिलान करना है। अब धौलावीरा में क्या मिला, कालीबंगा में क्या मिला, लोथल में क्या मिला, चुनहुदुरु में क्या मिला, किस प्रकार की चीज़ें मिली। तो चलिए धौलावीरा, आपको पता था कि धौलावीरा आप पढ़े होंगे तो कि धौलावीरा में सबसे उच्चतम या अद्वितीय विस्तृत जल प्रबंधन प्रणाली थी। तो 1 का हो जाएगा। 2 कालीबंगा, कालीबंगा में क्या था, तो कालीबंगा में सबसे पहले जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, ठीक है ना। 2 लोथल, लोथल में एक पूर्ण रूप से क्या है, बहुत बड़ा निर्मित गोदीवारा, जो जिसको बोलते हैं डॉकयार्ड है, ठीक है ना। और चुनहुदुरु में किले बंद दुर्ग का पूर्ण अभाव। ऑप्शन 3, ठीक है। देखिए लोथल कालीबंगा, ये दोनों तो कन्फर्म आप अच्छे से पढ़ के जाइए दोनों के बारे में।
कि धौलावीरा की जो जल प्रबंधन प्रणाली थी काफ़ी विशिष्ट थी। ठीक है, यहाँ पत्थर काटकर बनाए गए विशाल जलाशय और बांध भी शामिल है। ओके, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता के कौन से स्थल पर जलाशय मिला है और बांध मिला है, तो आप उसका आंसर क्या दीजिएगा? बांध और जलाशय कहाँ मिला है? तो धौलावीरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कन्नौज लंबे समय तक चले त्रिपक्षीय संघर्ष का मुख्य लक्ष्य क्यों था? अब देखिए कन्नौज जो होता है ना, चलिए पहले इसका ऑप्शन पढ़ लेते हैं हम लोग। सॉरी ऑप्शन क्या कह रहा है? ऑप्शन ए कह रहा है इसने पश्चिमी समुद्री व्यापारिक बंदरगाह को पूर्ण अधिकार प्रदान किया। ओके, यह गंगा के दोआब क्षेत्र के व्यापार को नियंत्रित करने का एक प्रवेश द्वार था। इसमें हथियारों के निर्माण के लिए उत्तर भारत के विशाल लौह अयस्क भंडार थे। ऑप्शन 4 क्या कह रहा है? इसमें सर्वोच्च धार्मिक सत्ता का निवास था जो शाही राजवंशों की वैधता प्रदान करती थी। ध्यान रखिए कि कन्नौज जो था ना, ठीक है, वो उत्तर भारत में कब विख्यात हुआ ये जगह? ये फेमस हुआ आपका गुप्ता पीरियड के बाद का। ठीक है, गुप्ता पीरियड के बाद के, ठीक है ना, और हर्ष काल के बाद, या हर्ष काल में ये फेमस हुआ क्योंकि ये गंगा के द्वार सबसे उपजाऊ क्षेत्र है, यहाँ व्यापार नियंत्रित था, यहीं से होता था। तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बी सही। क्वेश्चन नंबर 7, प्रश्न 7 क्या कर रहा है कि फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के दौरान इक्ता प्रणाली में हुए मौलिक रचनात्मक परिवर्तन का मुख्य विशेषता क्या है? पहले समझते हैं इक्ता क्या होता है, फिर आगे पढ़ेंगे हम लोग। ओके, देखिए इक्ता जो होता था वह वेतन के बदले, क्या बोलते हैं, वेतन के बदले जो राजस्व आवंटन होता था, आवंटन, वह इक्ता कहलाता था। ठीक है ना, वह इक्ता कहलाता था। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि फिरोज शाह तुगलक में क्या बदला हुआ, तो फिरोज शाह तुगलक में जो बदला हुआ वह चल गया किसके अधीन? तो सैन्य नियुक्तियों और संबंधी राजस्व अधिकारों को वंशानुगत प्राकृतिक की औपचारिकता मान्यता दे दी। ठीक है, जो इक्ता प्रणाली वंशानुगत नहीं था उसको फिरोज शाह तुगलक के काल में वंशानुगत हो गया। वंशानुगत करने का मतलब क्या हो गया कि जिसका बाप को इक्ता मिला उसके बेटे को भी इक्ता मिलेगा, चाहे वो योग्य हो या नहीं हो। ठीक है, जो ज़मीन उसके नाम पर मिल गई राजस्व वसूलने के लिए, उसके बेटे को भी वो मिलेगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर ए सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, मध्यकालीन अवधि के दौरान अत्यधिक प्रसिद्ध रहा सूफीवाद का फिरदौसी सिलसिला। तो फिरदौसी सिलसिला कहाँ विख्यात रहा? तो फिरदौसी सिलसिला का जो रहा क्षेत्र रहा है वह बिहार क्षेत्र रहा है। ध्यान रखिएगा, फिरदौसी सिलसिला जो है वो जो है सुहरवादी सिलसिला जो है ना, उसी का एक पार्ट है। ध्यान रखना है कि कभी कोई पूछता है कि फिरदौसी जो है वो किसका शाखा है, तो फिर सुहरवादी सिलसिले का एक शाखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या करा? अकबर के अधीन मनसबदारी प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। जट नहीं होता है, जात होता है। क्या होता है? जात। ठीक है, देखिए मनसबदारी में जात और सवार दो वर्ड आते हैं। ओके, तो जात रैंक शाही दरबार के अधिकारी के व्यक्तिगत वेतन और पदानुक्रमित स्थिति जो हायरार्कियल स्टेटस था उसको निर्धारित करता था। क्या ये कथन सही है? बिल्कुल सही है। जात का मतलब होता था रैंक। ठीक है, रैंक याद रखने। ठीक है, एक प्रकार का रैंक था जो कि व्यक्तिगत पैमाना था कि हाँ वो कौन सा पोजीशन पर है इसके बारे में। जबकि सवार का मतलब होता था कि उसके पास सैन्य पैमाना क्या था, मतलब कितने घोड़े हैं और क्या संख्या उसका, सैन्य पैमाना को स्पष्ट करता था। तो वही बोला कि सवार रैंक स्पष्ट रूप से उन सशस्त्र घुड़सवारों की संख्या को दर्शाता था जिन्हें बनाए रखना मनसबदार के लिए अनिवार्य था। ओके, तो कथन 2 भी सही है, कथन 1 कथन 2 दूसरा सही। अब कर आएगा मनसब पूरी तरह से वंशानुगत थे। नहीं, मनसब पूरी तरह से वंशानुगत नहीं थे। ठीक है,
इसको मतलब कठिनाई से या कड़ाई से अकबर काल में, क्या बोला, अकबर काल में बता रहा है ये। औरंगजेब काल में ये हो गया था, लेकिन अकबर काल में ऐसा नहीं था। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, क्वेश्चन करा दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित प्रशासनिक विभागों को उनके संबंधित मुख्य कार्यों को सुनने करिए। चलिए ठीक है, कह रहा है दीवाने अर्थ। तो दीवाने अर्थ जो था वो सैन्य विभाग का था, तो सेना का रख रखाव करता था, ठीक है। दीवाने को ही, तो दीवाने को ही कहाँ था ये, खोज लीजिए। कृषि विभाग कहाँ लिखा है, नीचे, कृषि को प्रोत्साहित और उसका विकास करने वाला। दीवाने मुस्तक राज, तो दीवाने मुस्तक राज जो होता था वो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा विशेष रूप से राजस्व संग्रह के लिए बनाया गया था। तो कहाँ लिखा है राजस्व संग्रह, यही सामने तो है। राजस्व संग्रह के बकाया की वसूली करने के लिए। और दीवाने बंदगान फिरोज शाह तुगलक, यह था शाही दास था, याद रखना। दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना किसने की थी, कभी कभी ये क्वेश्चन होता है। दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना बलबन ने किया था, ओके। दीवाने को ही तो MBT मोहम्मद बिन तुगलक। दीवाने मुस्तक राज अलाउद्दीन खिलजी। दीवाने बंदगाह तो ये FS फिरोज शाह तुगलक, FST। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि जो व्यापकगत के सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैब्स, सॉरी इसको विलय का सिद्धांत भी बोलते हैं, ठीक है ना, विलय का सिद्धांत के तहत डलहौजी ने कई राज्यों का विलय किया, लेकिन 1860 में लॉर्ड कैनिंग ने किस विशिष्ट राज्य के अधिग्रहण को मूल राजस्व ढांचे में स्पष्ट अन्याय को स्वीकार करते हुए पलट दिया। तो जिससे कि आपको मालूम है कि लॉर्ड डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए जो डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैब्स का सिद्धांत अपनाया था, यानी विलय की संधि का, या व्यापकगत बोलते सिद्धांत, विलय की संधि का, उसमें सबसे पहले जो मिलाया था, सबसे पहले जो विलय किया गया था किसका, सतारा का 1848 में। फिर किया गया आपका किसका, जैतपुर का, जैतपुर और संबलपुर, ये दोनों को 1849 में। फिर नेक्स्ट किसका था, तो बघाट का 1850 में, ओके। फिर उदयपुर का 1851 में, सॉरी, और फिर 1853 में किसका किया गया था, झांसी का, 1854 में नागपुर का, ओके। अब देखिए क्वेश्चन जो पूछ रहा था उसके अनुसार से यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा क्या, बघाट राज को, या जिसको बघाट बोलते हैं, बघाट तो नहीं है, बघाट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसा क्यों किया गया था, तो बघाट राज का विलय जो 1850 में किया गया था, उसमें कैनिंग ने एक विशिष्ट मामलों में स्पष्ट अन्याय को स्वीकार कर लिया था, जिसके वजह से इसको मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि असहयोग आंदोलन को अचानक स्थगित करने का निर्णय, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में समय बहुत लंबा हो रहा है, तो बस हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसका कथन पढ़ेंगे और आंसर बताएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या है कि असहयोग आंदोलन को अचानक स्थगित करने के निर्णय की किस विशिष्ट निर्देशों के समूह द्वारा औपचारिक रूप से दिया गया था, जिसमें ग्रामीण किसानों को सरकार और जमींदार को सभी लंबित करों का भुगतान तुरंत शुरू करने का स्पष्ट निर्देश दिया था। क्वेश्चन मैं दोबारा पढ़ूंगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, असहयोग आंदोलन को अचानक स्थगित करने के निर्णय किस विशिष्ट निर्देशों के समूह द्वारा औपचारिक रूप से दिया गया था, जिसमें ग्रामीण किसानों को सरकार और जमींदारों को सभी लंबित करों का भुगतान तुरंत शुरू करने का स्पष्ट निर्देश दिया गया था। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन क्या है इसका, ऑप्शन पहला है 1922 का वर्धा निर्देश, अहमदाबाद कांग्रेस निर्देश, साबरमती घोषणा पत्र, और फरवरी 1922 का बरदौली प्रस्ताव। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इसका आंसर क्या होगा, फरवरी 1922 का बरदौली प्रस्ताव। तो बरदौली प्रस्ताव में क्या था, चूँकि 14 फरवरी की घटना घट चुकी थी, इसके बाद महात्मा गांधी ने अचानक से असहयोग आंदोलन को रोक दिया था, ठीक है। अब हुआ क्या कि फरवरी 1922 के बरदौली प्रस्ताव के माध्यम से
अब बोला बरदौली प्रस्ताव कब लाया गया, तो फरवरी 1922। कब कहा गया, तो फरवरी 1922 में, ठीक है ना। इसके माध्यम से इस औपचारिक रूप दिया गया था। इस निर्देश ने स्पष्ट रूप से सभी सामूहिक सविनय अवज्ञा या फिर को समाप्त करने का आदेश दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अफगानिस्तान के प्रति ब्रिटिश नीति कुशल अकर्मण्यता को पहली बार किस वायसराय ने नहीं बल्कि किस ब्रिटिश अधिकारी ने एडिनबर्ग रिव्यू के एक रणनीतिक लेख में स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया गया था। ध्यान रखना है, दो वर्ड, एक एडिनबर्ग रिव्यू और दूसरा है क्या, कुशल अकर्मण्यता, ठीक है ना। इस दो वर्ड को ध्यान में रखना है कि अफगान के प्रति जो नीति अपनाई गई थी ब्रिटिश के द्वारा, उसको किस रूप से स्पष्ट रूप से दिया गया था, किसके द्वारा, बताइए आंसर। तो ये है आपका JWS वाइली। कहाँ दिया है आंसर, JWS वाइली। देखिए JWS वाइली के द्वारा सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया गया था, ध्यान रखना है, ठीक है। जिसका प्रकाशन 1867 में, याद रखना कब हुआ था, 1867 में एडिनबर्ग रिव्यू में प्रकाशित किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। करा मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवादी प्रणाली को प्रारंभिक शुरुआत के दौरान अंग्रेजों को पारंपरिक वंशानुगत भूमि नियंत्रकों के किस विशिष्ट वर्ग ने या वर्ग से भारी विरोध का सामना करना पड़ा था, जिनके पैतृक विशेषाधिकारों को समाप्त किया जा रहा था। क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। करा मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवादी प्रणाली की प्रारंभिक शुरुआत के दौरान अंग्रेजों को प्रारंभिक वंशानुगत भूमि नियंत्रकों की किस विशिष्ट वर्ग से भारी विरोध का सामना करना पड़ा था, जिनके पैतृक विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया जा रहा था। ऑप्शन पढ़िए, मिरासीदार, पोलीगार, तालुकदार, खोद। ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं या प्रयास नहीं किया गया। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होगा मिरासीदार। ओके, देखिए हुआ क्या था कि मद्रास प्रेसिडेंसी में थॉमस मुनरो द्वारा इस प्रणाली की शुरुआत किया गया था, किसका, रैयतवादी प्रणाली का। तो अंग्रेजों को मिरासीदारों से भारी विद्रोह का सामना करना पड़ा। ये वे प्रारंभिक विशेषाधिकार प्राप्त अभिजात वर्ग थे जिनके पास ग्रामीण भूमि पर वंशानुगत स्वामित्व अधिकार थे, ठीक है ना। कहने का मतलब एक प्रकार के ये भी जमींदार ही थे, मिरासीदार। ये मद्रास प्रेसिडेंसी में के बारे में बोल रहा है तो ये मिरासीदार होंगे, और ये उत्तर भारत में कह रहा था तो जागीरदार होते। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है कि स्वराज पार्टी का उदय निश्चित रूप से दिसंबर 1922 के गया अधिवेशन के एक विशेष मतदान परिणाम से हुआ था। CR दास के परिषद प्रवेश प्रस्ताव को हराने वाला सटीक मत अंतर क्या था। काफ़ी टफ क्वेश्चन है और मुझे तो लग रहा है फालतू वाला क्वेश्चन भी है। क्या कर रहा है क्वेश्चन, फिर भी पढ़ लेता हूँ कि स्वराज पार्टी का उदय निश्चित रूप से दिसंबर 1922 में के गया अधिवेशन में एक विशेष मतदान परिणाम से हुआ था, ठीक है। कहने का मतलब कि कांग्रेस से ही अलग होकर के CR दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना किया था, लेकिन उसके स्टार्टिंग में लगा था कि कांग्रेस से अलग हो जाएगा, लेकिन बाद में निर्णय यह लिया गया कि वो कांग्रेस के भीतर में रह करके ही ये अलग पार्टी का निर्माण करेंगे, लेकिन वो कांग्रेस से अलग नहीं होंगे। तो ऑप्शन इसका क्या होगा सही। तो विरोध में इसका पड़ा था 1748, और इसके पक्ष में पड़ा था कितना, 890। का इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर पढ़ लेना है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी। तो पहली महिला अध्यक्ष के बारे में आएगा तो एनी बेसेंट को दीजिएगा, ठीक है ना। अब भारतीय रहेगा क्वेश्चन में तो दीजिएगा सरोजिनी नायडू को, ठीक है। अगला प्रश्न, क्या निम्नलिखित में से कौन सा एक पारंपरिक चित्रकला शैली बिहार से उत्पन्न भौगोलिक GI टैग के लिए पढ़ा जाती है। तो कौन सी चित्रकला है भाई, तो मधुबनी पेंटिंग भी है ना, इनको GI टैग मिला है स्टार्टिंग से ही, जो ट्रेडिशनली है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लॉर्ड कार्नवालिस द्वारा बंगाल में अस्थायी बंदोबस्ती किस वर्ष लागू किया गया था। अस्थायी बंदोबस्ती लागू किया गया था 1793 ईस्वी में। नेक्स्ट पढ़ते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ऑप्शन क्या कह रहा है, ऑप्शन कह रहा है पहला कथन क्या कह रहा है, कथन एक कह रहा है कि इस आंदोलन की विशेषता शीर्ष नेतृत्व के अनुपस्थिति में अभूतपूर्व रूप से स्वतः स्फूर्त बिल्कुल 1942 में खुद से
खुद ही लोग, महात्मा गांधी का कथन ही था कि सभी के सभी व्यक्ति जो है, पर्सन चाहे बालक हो या बच्चा हो या बूढ़ा हो, वो सभी खुद का एक सिपाही है, अपने आप को नेता समझे। नेक्स्ट कथन क्या है? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदू महासभा ने सक्रिय और अधिकारी रूप से इस जन आंदोलन का समर्थन दिया था। क्या यह कथन सही है? मुझे तो नहीं लगता ये कथन सही है, क्योंकि आधिकारिक रूप से समर्थन तो नहीं दिया था। अभी कन्फ्यूज़न है, ठीक है, क्योंकि यहाँ आधिकारिक रूप से दे दिया है तो नहीं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदू महासभा सक्रिय रहे, लेकिन इन्होंने आधिकारिक रूप से इस आंदोलन का समर्थन नहीं दिया था। बलिया, तामलुक, सतारा जैसे क्षेत्रों में समानांतर स्वदेशी सरकार सफलतापूर्वक स्थापित किया था। बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन 1 ऑप्शन 3 दोनों सही है। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ जैसे कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, ना मैं कोई टीचर हूँ, ना मैं कोई धर्म से पढ़ने वाला हूँ। देख रहे हैं ना कैसे पढ़ा रहा हूँ? मैं ऑप्शन को छाट रहा हूँ, बता रहा हूँ कि हाँ एग्ज़ाम इस तरह से आप करोगे तो शायद आपका भी निकल जाएगा। ऑप्शन छाटिए, आगे बढ़िए। चलो, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के संबंध में विचार करना है। पहला कह रहा मेहराब गुंबद। मेहराब गुंबदों का प्रयोग या उपयोग दिल्ली सल्तनत के आगमन से पहले भारत का एक स्वदेशी आविष्कार था। नहीं, मेहराब गुंबद स्वदेशी आविष्कार नहीं था, ये दिल्ली सल्तनत के बाद ही आया था, जहाँ तक मुझे ध्यान है, क्योंकि सबसे पहले, चलिए, 4 भागों वाला बगीचा विन्यास की अवधारणा उपमहाद्वीप में प्रमुख रूप से मुगलों द्वारा शुरू की गई। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि 4 भाग का जो सिलसिला बाबर से चला, आगे से शाहजहाँ ने और उसको बेहतरीन बनाया। ये सही है कि भारतीय उपमहाद्वीप की प्रमुख अवधारणा थी। चलो, संगमरमर में कीमती पत्थर के जरने की तकनीक, पित्तल दूरा शाहजहाँ के कार्यकाल में चरम। बिल्कुल, पित्तल दूरा या जो पितरा दुआ यहाँ लिखना है, पितरा ड्यूरा, तो पितरा ड्यूरा जो कला है उसमें क्या होता था कि पत्थर पर सोने का जरी किया जाता था। ठीक है, तो क्वेश्चन ऑप्शन 2 और 3 दोनों सही है। ऑप्शन इसका हो जाएगा आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन क्या है? बंगाल विभाजन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ब्रिटिश सरकार के आधिकारिक तर्क के अनुसार यह प्रांत एक ही सरकार द्वारा प्रभावी ढंग से प्रशासित किए जाने के लिए बहुत बड़ा था। चलो ठीक है, 1905 के बंगाल विभाजन का एक कथन तो तर्क सही है कि हाँ, कोई एक सरकार द्वारा इतना बड़ा क्षेत्र जो था वो बहुत बड़ा था। चलो, इसके पीछे छिपा हुआ वास्तविक राजनीतिक उद्देश्य बंगाली भाषा बुद्धिजीवी वर्ग को विभाजित करना था। बिल्कुल, ये भी सही है। और जानबूझकर हिंदू मुस्लिम सामुदायिक तनाव को भड़काना था। ये भी सही है। इसमें तो कहता है बांटो और छोड़ो, सॉरी, फूट डालो और राज करो। 21 का आंसर हो जाएगा आपका। दोनों ही कथन बिल्कुल ही सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है? उग्रवादी चरण, जो एक्सट्रीमिस्ट फेज थे उसके संबंध में कथन बोल रहा है। कथन पढ़ते हैं। कथन 1 कर रहा है, उग्रवादी ब्रिटिश शासन के ईश्वरीय मिशन और ब्रिटिश संसद के न्याय में दृढ़ विश्वास करते थे। अच्छा, उग्रवादी ऐसा करेगा क्या? हाँ, फिर क्यों अलग होगा वो? यहाँ ब्रिटिश के न्याय में नहीं, वो तो कहेगा आप ब्रिटिश को निकाल के फेंक देंगे। ये तो उदारवादी का काम था। वर्ड को समझना है, उदारवादी और उग्रवादी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। इन्होंने बहिष्कार, निष्क्रिय प्रतिरोध और राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रमों जैसे संवैधानिक सीमाओं के परे तक तरीकों का बड़ा वकालत की थी। तो क्या आपको लगता है ऑप्शन 2 सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। उन्होंने स्वदेशीकरण को अपनाया था और बहिष्कार को भी अपनाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? केवल ऑप्शन 2 सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कर रहा है कि निम्नलिखित ऐतिहासिक हस्तियों को उनके संबंधित पत्रिकाओं और समझते चलो। महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी की क्या रहेगा? बाल गंगाधर, एनी बेसेंट और ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इधर क्या है? सोम प्रकाश हरिजन, महर्ता और न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ रहेगा दोनों, एनी बेसेंट का। महात्मा गांधी का हरिजन रहेगा। ठीक है ना। सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर, कभी कभी सोम प्रकाश का 2 गो लिखे थे। ठीक है ना, 2 गो प्रकाशित किए समाचार पेपर। और बाल गंगाधर तिलक रहेगा ये महर्ता। ओके, समझ में आ गया? बढ़ूँ आगे?
चलिए क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, पढ़ते हैं पहले। कह रहा है कि 1907 के सूरत विभाजन ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को लगभग एक दशक तक काफ़ी कमज़ोर किया था। ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने इससे वैचारिक विभाजन का उपयोग उग्रवादियों का आक्रामक रूप से दमन करने के साथ साथ उदारवादियों को मामूली संवैधानिक सुधारों से शांत करने के लिए किया गया था। ऑप्शन फिर से पढ़ते हैं। कह रहा है 1907 के जो सूरत विभाजन हुआ था उसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को लगभग एक दशक तक काफ़ी कमज़ोर कर दिया था। ये बिल्कुल सही है। 1916 में जब लखनऊ अधिवेशन हुआ उसके बाद ही दोबारा शुरू हुआ राष्ट्रीय आंदोलन को जोर पकड़ा। ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने इसे वैचारिक विभाजन का उपयोग उग्रवादियों का आक्रामक रूप से दमन करने के, बिल्कुल कथन एक कथन दोनों सही है। कथन कारण जो है कथन को सही व्याख्या कर रहा है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 25। करा निम्नलिखित भारत में निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों के आगमन को उसके सही क्रम में बताइए। सबसे पहले कौन आए थे, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, अंग्रेज या डच। सबसे पहले तो आए थे कौन, पुर्तगाली, फिर आए थे कौन, डच, फिर आए थे अंग्रेज और फिर आए थे फ्रांसीसी। सबसे अंतिम में आए थे कौन, फ्रांसीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन मिनहाज सिराज की तबकात नासिरी में दर्ज प्राथमिक सैन्य आंकड़ों के अनुसार बख्तियार खिलजी ने बिहार के प्रारंभिक मध्यकालीन ढांचे को नष्ट करने वाले अपना पहला निर्णायक हमला कितने घुड़सवार, अब देखिए फालतू क्वेश्चन, कितना घुड़सवारों के साथ किया है आक्रमण। अच्छा, ये इस टाइप का क्वेश्चन कोई पूछेगा, ये तो बात वही हो ना कि महात्मा गांधी को जब एग्जामिनर को फेल करने का रहेगा तो क्वेश्चन पूछे महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे ने कितना मीटर दूरी से गोली मारा था। ये तो क्वेश्चन कितने घुड़सवार ने आक्रमण किया। अरे भाई क्या प्रमाणित है ये, क्या क्वेश्चन पूछने का तरीका तो कुछ होना चाहिए ढंग से। इसमें 200 लिखा हुआ है, ठीक है, फालतू का क्वेश्चन है। कभी कभी ऐसा फालतू क्वेश्चन बीपीएससी भी पूछ देता है, तो तैयार रहे इसके लिए भी, है ना। मनेर शरीफ मकबरे मखदूम शाह दौलत की रचनात्मक अखंडता और विशिष्ट सुंदरता पूरी तरह से एक विशिष्ट सामग्री की आपूर्ति पर निर्भर करती है। 1616 में इसके निर्माण के लिए किस तटीय भूवैज्ञानिक खदान से असाधारण लाल पत्थर, हाँ ये क्वेश्चन चाहिए, लाल बलुआ पत्थर निकाला गया था। चलिए ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन पूछता ही है कि मखदूम शाह दौलत का जो मकबरा बनाया गया था वो कौन से पत्थर से बना था, कहाँ के पत्थर था वो, लाल बलुआ पत्थर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, चुनार का बलुआ पत्थर के खानदान से। कहाँ, चुनार का, ऑप्शन सी उसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 क्या करा है, जब स्वराज पार्टी ने राजनीतिक शून्यता का मुकाबला करने के लिए 1 फरवरी 1923 में बिहार प्रांतीय शाखा स्थापित किया तो संगठनात्मक ढांचे में श्री कृष्ण को तुरंत शीर्ष पद पर नहीं रखा गया था। क्षेत्रीय शक्ति समीकरणों को संतुलित करने के लिए आधिकारिक तौर पर बिहार शाखा के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया था। क्वेश्चन सिंपल है, स्वराज पार्टी यानी बिहार में जो स्वराज पार्टी था, ठीक है, उसका अध्यक्ष किसे चुना गया था। क्वेश्चन सिंपल सा बात है, इसको समझना होगा। तो नारायण प्रसाद को, अनुग्रह नारायण प्रसाद को। क्वेश्चन लेथार्जिक बनाए उसको आप शॉर्ट में करिए कि किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है, उसका उद्देश्य क्या है पूछने का। क्या मिथिला के कर्नाक राजवंश के पतन ने एक क्षेत्रीय राष्ट्रीय शून्यता पैदा कर रखी जिसने सीधे तौर पर किसे अनुमति दी। चलो ठीक है, कर्नाट वंश के जब पतन हुआ उसके बाद क्या हुआ, तो उसके बाद दिल्ली के सुल्तान जो तुगलक सल्तनत थे उनको हावी हो गया। तो कहीं ऐसा दिख रहा है कि हाँ, तो दिल्ली के तुगलक सल्तनत द्वारा तिरहुत क्षेत्र पर आक्रामक सैन्य विलय, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 30 कर रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान पटना किस महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक आंदोलन के लिए एक प्रमुख परिचालन केंद्र के रूप में उभरा था। ऑप्शन ए ब्रह्म समाज, ऑप्शन बी रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज और बहावी आंदोलन। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो अगर थोड़ा बहुत पढ़े होंगे आप तो बहावी आंदोलन में टिक मार देंगे। तो पटना में जब भी आएगा इस समय तो बहावी आंदोलन काफ़ी सक्रिय रहा पटना से, ठीक है ना। अब बहावी आंदोलन की शुरुआत करने वाले के 2 व्यक्ति का नाम हमेशा याद रखिएगा,
हमेशा रहता है सैयद अहमद बरेलवी, ठीक है ना। और इसके बाद कौन आए थे? विलायत अली, इनायत अली। ओके, विलायत अली, इनायत अली इसके सहयोगी थे, लेकिन शुरुआत कौन किए थे? सैयद अहमद बरेलवी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ते हैं 31 कह रहा है बिहार की एक प्रमुख महिला स्वतंत्रता सेनानी प्रभावती देवी किस दिग्गज भारतीय राष्ट्रीय नेता की पत्नी थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, जयप्रकाश नारायण का, श्री कृष्ण सिंह का, अनुग्रह नारायण सिन्हा का, किनका था? किनकी पत्नी थी प्रभावती देवी? तो जयप्रकाश नारायण जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्या है? कह रहा प्राचीन बिहार की नवपाषाण और ताम्रपाषाण संस्कृतियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कह रहा कि सारण जिले का पुरातात्विक स्थल चिरांद विशेष रूप से हिरण के सींगों से बने हड्डी के औजार की प्रचुरता के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। ऑप्शन बी क्या कह रहा है? कह रहा है कि बिहार में ताम्रपाषाण चरण की विशेषता यह है कि इसमें कृषि पद्धतियाँ पूरी तरह से समाप्त हो गई और लोग पूरी तरह से शिकार संग्रह की जीवन शैली अपनाने लगे। कथन 3 चेचर यानी वैशाली में है, सिनवार जो रोहतास में है, जैसे स्थलों ने क्षेत्र में पत्थर के औजार से प्रारंभिक धातु के उपयोग की और परिवर्तन के ठोस साक्ष्य प्रदान किए हैं। अब पढ़ते ऑप्शन केवल 1 और 2 सही है, ऑप्शन केवल 1 और 3 सही है, ऑप्शन केवल 2 और 3 सही है, ऑप्शन 1, 2, 3 सही है और इनमें से कोई नहीं या प्रयास नहीं किया गया। बताइए, क्वेश्चन पूछ रहा है नवपाषाण और ताम्रपाषाण संस्कृति के बारे में बिहार में। याद रखना है कि सारण में नवपाषाण कालीन हिरण के औजार मिले हैं, ये कन्फर्म है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है बिहार में ताम्रपाषाण चरण की विशेषता यह है कि इसमें कृषि पद्धतियाँ पूरी तरह से अरे भाई, ताम्रपाषाण जब भी रहेगा तो कृषि पद्धतियाँ समाप्त होगा कि और सक्रिय हो जाएगा, तो ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। 2 गलत है तो ऑप्शन छट गया आपका, ये छट गया, ये छट गया, ये छट गया, बचकर सी, तो आंसर 1 और 3 बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बिहार के भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करिए। पटना के दुखद सचिवालय गोलीकांड घटना के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय ध्वज फहराने का प्रयास कर रहे 7 युवा शहीद हो गए, बिल्कुल सही है। जयप्रकाश नारायण ने नेपाल की तराई क्षेत्र में आज़ाद दस्ता का गठन किया, ये भी सही है। विशेष रूप से अंग्रेजों के खिलाफ शांतिपूर्ण और संवैधानिक विरोध करने के लिए किया गया था। इस आंदोलन के दौरान ग्रामीण बिहार में स्वतः स्फूर्त सार्वजनिक तोड़फोड़ के कारण औपनिवेशिक संचार बुनियादी ढांचा पूरी तरह से चरमरा गई थी। चलिए पढ़िए, मुझे तो लग रहा है ये तीनों तो सही होना चाहिए। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, अच्छे से पढ़ते हैं पहले कि जयप्रकाश नारायण ने नेपाल की तराई में आज़ाद दस्ता का गठन विशेष रूप से अंग्रेज के खिलाफ शांतिपूर्ण, अरे शांतिपूर्ण काहे करेगा भाई, जयप्रकाश नारायण ऐसा थे ही नहीं कि शांतिपूर्ण विद्रोह करेंगे, बिल्कुल तोड़ फोड़ सतत प्रतिरोध को अपना हथियार मानते थे, छापामार युद्ध करते थे। तो कथन 2 सही गलत हो जाएगा और कथन 1 और 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न पढ़ते हैं। कह रहा है क्या कि बिहार के अकबर के सैन्य अभियान 1574 से 76 के परिणाम स्वरूप इस प्रांत का मुगल साम्राज्य में निर्णायक विलय हो गया। ओके, कारण क्या है कि बंगाल और बिहार के अफगान शासक दाऊद खां कर्रानी नाम है, दाऊद खां कर्रानी ने औपचारिक रूप से अपनी संप्रभु स्वतंत्रता की घोषणा की थी और अपने नाम के सिक्के चलवाए थे। और ऐसे कैसे हो सकता है भाई? क्वेश्चन फिर से मैं पढ़ता हूँ इसको। कह रहा है कि बिहार में अकबर के सैन्य अभियान जो 1574 से 1576 के बीच में हुआ था के परिणाम इस प्रांत में मुगल साम्राज्य में निर्णायक विलय हो गया, बिल्कुल सही है कथन है। दूसरा क्या है कि बंगाल और बिहार के अफगान शासक दाऊद खां कर्रानी ने औपचारिक रूप से अपनी संप्रभु स्वतंत्रता की घोषणा की थी और अपने नाम से सिक्के भी चलवाए थे, ठीक है, और अपने नाम से खुतबा भी पढ़वाया था इसने। ओके, तो दोनों के दोनों कथन सही है और कथन 1 कथन 2 का व्याख्या करता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि मगध के निम्नलिखित प्राचीन राजवंशों को उनके उत्थान के सही कारणों पर विकास करें। कि प्राचीन राजवंश सबसे पहले कौन थे? तो पहले हर्यक था,
नंदवंश, हर्यक वंश, विदत राजवंश और शिशुनाग राजवंश। तो बताइए कौन सा वंश सबसे आगे रहेगा पहले? तो पहले बृहदत्त का वंश राजवंश रहेगा, फिर आपका रहेगा बृहदत्त राजवंश में किसका आता है नाम? तो महाभारत और पुराणों में है। ओके, जिसके शासक कौन थे यहाँ के? जरासंध, ठीक है ना, जरासंध की वंश के रूप में इसकी मान्यता दिया गया है। ओके, तो पहला 3 हो जाएगा, फिर हर्यक वंश हो जाएगा, और फिर आपका शिशुनाग वंश, और फिर आपका नंद वंश। 3 2 4 1, 3 2 4 1 कौन है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही, सॉरी गलत, डी हो जाएगा 3 2 4 1। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप किस पड़ोसी देश के साथ अपनी सबसे लंबी निरंतर अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा बनाती है? ये कह रहा है भारतीय उपमहाद्वीप, भारत के बारे में नहीं कह रहा है। भारतीय उपमहाद्वीप में पूरा पाकिस्तान वाला इलाके भी आ जाता है, अफगानिस्तान वाला इलाका भी आता है। तो सबसे लंबा सीमा किससे साझा करता है? तो किससे करता है? तो बांग्लादेशी जनवादी गणराज्य का। ओके, ऑप्शन डी। कितना किलोमीटर करता साझा? तो आपको पता ही होगा, लगभग 4096.7 किलोमीटर। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न कर रहा है कि व्लादिमीर कोपेन की अनुभविक आधारित जलवायु वर्गीकरण योजना के अनुसार भारत के कोरोमंडल तटीय क्षेत्र को सटीक रूप से किस श्रेणी में मापा जाता है? सिंपल सी बात है, एक भूगोल शास्त्री थे कि इसका नाम था व्लादिमीर कोपेन। इनके अनुसार यानी कोपेन के अनुसार भारत के कोरोमंडल तटीय क्षेत्र को सटीक रूप से किस वर्ग में रखा गया है? तो ये वर्ग रखा गया आपका एएस वर्ग के नाम, शुष्क ग्रीष्मकाल के साथ उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के रूप में भारत के कोरोमंडल तत्व को वर्णित किया है उन्होंने। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, ऊंचाई वाले स्थलाकृति डेटा में तापमान व्युत्क्रमण जो कि घाटी के तल पर भीषण पाला और क्षति का कारण बनता है, गणितीय रूप से घनी और तेजी से ठंडी होने वाली हवा के रात्रिकालीन नीचे की ओर आने से संचालित होता है। गुरुत्वाकर्षण द्वारा संचालित इस स्थानीय पवन वेक्टर का सटीक मौसम विज्ञान वर्गीकरण क्या है? भाई क्वेश्चन तो बहुत लंबा है, लेकिन इसका आंसर सिंपल सा है। जो कैटाबेटिक प्रभाव होता है वही उस जगह पर इस तरह का प्रभाव होता है, कैटाबेटिक प्रभाव। अब कैटाबेटिक प्रभाव क्या होता है? जहाँ जटिल प्रवृत्तियाँ स्थलाकृतियाँ होती है, ओके, जो हाई पिक रहता है, ठीक है, जो उच्च ऊंचाई पर रात के समय सतह का जो हवा है तेज़ी से ठंडा होने के कारण बहुत क्या हो जाती है? घनी हो जाती है। और फिर बाद में क्या हो? गुरुत्वाकर्षण के कारण से यही ठंडी हवा क्या हो जाएगी? नीचे हो जाएगी, गर्म हवा ऊपर हो जाएगी। इसी को बोलते हैं क्या? कैटाबेटिक प्रभाव। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न है, समान पाठ्यपुस्तकीय गलत धारणा के बावजूद कठोर चट्टानी रिफ्ट घाटियाँ शून्य तलछट पैदा करती है। नर्मदा नदी सक्रिय रूप से सालाना लगभग 45 मिलियन टन निलंबित भार का परिवहन करती है। यह व्यवस्थित रूप से तटीय डेल्टा बनाने में विफल रहती है क्योंकि मुख्य रूप से इसके मुहाने पर कौन सा समुद्री कारक इस तलछट को आक्रामक रूप से बहा जाती है? देखिए सिंपल सी बात है, कह रहा है कि नर्मदा रिवर जो है वो मैदान क्यों नहीं बनाती है, ठीक है, वो सिंपल सा है क्वेश्चन। इतना बड़ा पढ़ने का मतलब है कि सिंपल सा क्वेश्चन, मतलब ये रिफ्ट वैली क्यों बनाती है, रिफ्ट घाटी क्यों बनाती है, क्वेश्चन का मतलब यही था, ठीक है। तो इसका मुख्य कारण यही है कि खंबात की खाड़ी में 11 मीटर तक की ऊंचाई तक पहुंचने वाली अत्यधिक बृहद ज्वारीय बोर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न कर रहा है कि उत्तर अटलांटिक प्रवाह एक विशाल समुद्री उष्मा विनिमय एल्गोरिदम के रूप में कार्य करता है जो लगभग 8.5 स्क्वायर ड्रॉप गर्म पानी का परिवहन करता है। सांख्यिकीय रूप से यह विशिष्ट तापीय स्थानांतरण किस प्रमुख बंदरगाह को जो आर्कटिक घेरे के भीतर 68 डिग्री नॉर्थ पर स्थित है साल भर में लगभग 100% बर्फ मुक्त परिचालन बनाए रखने की अनुमति देता है। भाई इतना नहीं पढ़ना है, इतना क्वेश्चन दिया गया, सिंपल सा क्वेश्चन पढ़ना है इसके बारे में कि उत्तरी अटलांटिक प्रवाह
एक विशाल समुद्री ऊष्मा विनिमय एल्गोरिदम के रूप में कार्य करता है। अब संख्याकीय रूप से जो भी है, तो यह विशिष्ट तापीय स्थानांतरण किस प्रमुख बंदरगाह पर होता है, इसके बारे में पूछना है कि बंदरगाह का नाम क्या है। तो बंदरगाह का नाम है मुरमाक्स। मुरमाक्स ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। देखिए उत्तरी अटलांटिक प्रवाह जो होता है वो गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा है और इसका विस्तार जो होता है उत्तर पूर्वी विस्तार तक है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, यदि पृथ्वी का घूर्णन धुरी के बिना किसी झुकाव के क्रांतिवृत्त तल के पूरी तरह से लंबवत होती है तो सबसे महत्वपूर्ण परिणामी वैश्विक जलवायु परिवर्तन क्या होता है। क्वेश्चन फिर से पूछिए, कह रहा है कि यदि पृथ्वी का घूर्णन जो एक्सिल ऑफ रोटेशन है बिना किसी झुकाव यानी बिना किसी झुकाव के क्रांतिक वृत्त तल के पूरी तरह से लंबवत हो, सिंपल सी बात है कि पृथ्वी 23 डिग्री पर न झुककर सीधा लंबवत हो तो इसका क्या प्रभाव होगा मौसम पर। बताइए, ऑप्शन है क्या कि सभी अक्षांशीय रेखाओं पर एक समान वैश्विक तापमान का स्थायी रूप से निर्धारित होना। ऑप्शन बी कह रहा है कुछ ही दशकों के भीतर सभी ग्रहीय पवन प्रणालियों और वैश्विक समुद्री धाराओं को पूरी तरह से रुक जाना। ऑप्शन सी कह रहा है पृथ्वी के मध्य अक्षांशों पर वर्तमान में अनुभव किए जाने वाले स्पष्ट मौसमी परिवर्तन को पूरी तरह से, बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी सही है कि पृथ्वी के मध्य अक्षांशों पर वर्तमान में अनुभव किए जाने वाले जो स्पष्ट मध्य अक्षांश मतलब हम लोग का, ठीक है, भारत का एरिया जो आ रहा है, तो वहाँ से ना गर्मी पता चलेगा ना वर्षा पता चलेगा, सालों भर 12 महीना 12 घंटा दिन रहेगा, 12 घंटा रात रहेगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारतीय मृदाओं के भौगोलिक वितरण और विशेषताओं के संबंध में विचार करिए। कह रहा है लेटराइट मिट्टी का अत्यधिक निक्षालन होता है और यह आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम में काफ़ी समृद्ध होती है, लेकिन प्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थ की इसमें कमी होती है। कथन 2, काली मिट्टी या जिसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं में उच्च नमी धारण क्षमता होती है, गीली होने पर यह फूल जाती है, शुष्क होने पर गहरे दरारें विकसित हो जाती है और इसे स्वतः जुताई की प्रक्रिया होती है। ओके, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि जलोढ़ मिट्टी मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय भारत के बेसाल्टिक डेक्कन ट्रैप क्षेत्रों में तक ही सीमित है। नहीं, जलोढ़ प्रायद्वीपीय भारत के थोड़े ना, ये तो मैदानी भारत का है, क्षेत्र का है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, ऑप्शन 2 सही होगा, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रमुख वैश्विक बायोम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन बायोम स्पष्ट ऊर्ध्वाधर स्तरीकरण प्रदर्शित करता है, जिसमें एक अत्यधिक सघन निरंतर चंदवा कैनोपी वन तल तक सूर्य के प्रकाश सीमित करती है। ओके, सवाना बायोम, देखिए इस प्रश्न को सिंपल समझिए। कह रहा है कि इसका जो होता है, इसका मतलब चरण स्तरीय, मतलब एक पिरामिड रूप से बना लीजिए, अलग अलग चरण पर मतलब ऊंचाई बढ़ने के साथ जो होता है इसके पौधे या जो वनस्पति होते हैं उनमें परिवर्तन आता है, इसको वर्णित किया गया है। और किस प्रकार से उसका सवाना बायोम को विशिष्ट पहचान एक निरंतर सघन और अटूट शंकुधारी वृक्ष आवरण है, जिसकी ऊंची घास को पूरी तरह से अभाव होता है। नहीं, सवाना बायोम में तो ऊंची घास होता ही होता है, जहाँ तक मुझसे ध्यान है। ठीक है, तो ये गलत है, पहला ऑप्शन सही है। कह रहा है टुंडा बायोम में जैव विविधता और भारी वार्षिक वर्षा नहीं, टुंडा बायोम में भारी वर्षा नहीं होती है। ठीक है, टुंडा बायोम उसको बोलते हैं जहाँ बर्फ ही बर्फ रहते हैं। ठीक है, ये ध्रुवीय मरुस्थल क्षेत्र है, तो दूसरा भी ऑप्शन सही है। कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, विचार करना है। तो कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है कथन 3, सही नहीं है कथन 2, कथन 1 बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा क्या, 2 और 3। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न का निम्नलिखित प्रमुख भारतीय बाघ अभ्यारण्यों को उनके भौगोलिक राज्यों द्वारा प्रक्षेपित है। नामदफा राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहाँ है, ये आपको देखना है। तो अरुणाचल प्रदेश में आपको डम्फा कहाँ है, तो डम्फा मिजोरम में, मिजोरम है कहीं, यहाँ मिजोरम 4 है। वाल्मीकि तो अपना बिहार में है। नंबेरी राष्ट्रीय उद्यान असम में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलाइए। कथन ए क्या कह रहा है, भारत वर्तमान में अपनी जनसंख्या संरचना के भीतर जनसंख्या लाभ के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर का अनुभव कर रहा है। बिल्कुल अनुभव कर रहा है। क्वेश्चन कारण
यह एक विशेष संक्रमण चरण इस विशेषता से पहचाना जाता है कि कार्यशील आयु वाली जनसंख्या आश्रित जनसंख्या की तुलना में अनुपातिक रूप से अधिक है। बिल्कुल कह रहा है कि जनसंख्या की लाभ कब होगा, डेमोग्राफिक डिविडेंड में कोई भी देश कब रहेगा, तो जब वहाँ पर जो वर्कफोर्स है, वर्कफोर्स जो है तो वर्कफोर्स ज़्यादा रहेगा डिपेंडेंट वाले से, ठीक है, तो वो डेमोग्राफिक डिविडेंड में को प्राप्त करेगा वो देश, ठीक है। तो ऑप्शन इसका सही होगा कि एक दूसरे को व्याख्या भी कर रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है गंगा नदी को निम्नलिखित प्रमुख हिमालयी सहायक नदियों को पश्चिम से पूरब के उनके सही भौगोलिक क्रम में व्यवस्थित करिए। तो गंगा नदी बोल रहा है कि पश्चिम से पूरब, मतलब पश्चिम से पूरब में, तो इसको स्पष्ट रूप से करिए। तो सबसे पश्चिम में मिलती है सबसे पहले कौन, उत्तर प्रदेश में आपका गोमती नदी आ जाएगा। फिर जैसे उसके आगे बढ़ेगा तो कौन सा हो जाएगा, पहले बताइए, और कोसी आएगा, घाघरा आएगा, गंडक आएगा। तो पहले घाघरा आएगा, उसके बाद गंडक आएगा, उसके बाद आएगा आपका कोसी, 3, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 2 4 1 3, 2 4 1 3, ऑप्शन बी किसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46 हो गया, 47 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 क्या रहा है, क्या कर रहा है, कह रहा है कौन सी भूवैज्ञानिक संरचनात्मक घटना विशाल प्ले स्टोसीन बर्फ की चादर के पिघलने के बाद बाल्टिक सीट के निरंतर हो रहे पोस्ट ग्लेशियल क्षेत्रीय उत्थान की सबसे अच्छी व्याख्या करता है। कह रहा है कौन सी भूवैज्ञानिक जो घटना है वो विशाल प्लेस्टोसीन बर्फ की चादरों को पिघलने के बाद बाल्टिक सीट के निरंतर हो रहे पोस्ट ग्लेशियल क्षेत्रीय उत्थान को सबसे अच्छी तरह से व्याख्या करता है। तो ऑप्शन 1 है क्या है कि तीव्र महाद्वीपीय विस्थापन, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, सी फ्लोर स्प्रेडिंग या आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट, या ऑप्शन नंबर डी वैश्विक चुंबकीय उत्क्रमण, ग्लोबल मैग्नेटिक रिवर्सल। अब बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। तो 47 का आंसर हो जाएगा आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट। देखिए लेटेस्ट कहाँ क्वेश्चन है, आइसो, हाँ ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या व्याख्या भी कर दूँ इसको, ओके। देखिए प्ले स्टोसीन युग के दौरान जो भारी और विशाल महाद्वीपीय बर्फ की चादर था वो धीरे धीरे क्या होने लगा, बाल्टिक सीट के नीचे स्थल मंडल को दबा दिया था, ठीक है। और इन बर्फ के चादरों के पिघलने के साथ यह भारी वजन हट गया, और भारी वजन हटने के बाद क्या हुआ, ये धीरे धीरे ऊपर आ गया। यह भूवैज्ञानिक घटना जहाँ लचीला मेंटल दबी हुई भूपट्टी को हजारों वर्ष से धीरे धीरे वापस अपने मूल संतुलन स्तर तक ऊपर धकेलता है, उसे गणितीय रूप से जो कहते हैं आइसोस्टैटिक समायोजन या फिर आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कर रहा है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार बिहार के कुल वनावरण लगभग कितना है। तो बिहार का कुल वनावरण लगभग हो जाएगा 7.84%। बिहार के दक्षिण पूर्वी जिलों में प्राचीन धारवाड़ शैली प्रणाली का भूवैज्ञानिक संकेंद्रण आर्थिक रूप से अत्यधिक महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि ऑप्शन 1 सही। क्या क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार के दक्षिण पूर्वी जिलों में प्राचीन धारवाड़ शैली प्रणाली की भूवैज्ञानिक संकेंद्रण आर्थिक रूप से अत्यधिक महत्वपूर्ण क्यों है। ऑप्शन है इसमें विशेष रूप से राज्य के विशाल और नए खोजे गए उपसह पेट्रोलियम भंडार मौजूद हैं। यह अत्यधिक मूल्यवान और गहराई से दबे हुए धात्विक खनिजों या निक्षेपों का रचनात्मक और ऐतिहासिक आधार बनता है। यह विशेष रूप से कांच के निर्माण के लिए आवश्यक अनिवार्य सिलिका कच्चा माल प्रदान करता है। यह पूर्व से आने वाले भीषण चक्रवाती विक्षोभों के विरुद्ध एक विशाल प्राकृतिक सुरक्षात्मक विवर्तनिक अवरोध के रूप में कार्य करता है। प्रयास नहीं किया गया। ऑप्शन इसका क्या सही होगा, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सही, बी हो जाएगा सही। कह रहा है क्या, यह अत्यधिक मूल्यवान और गहराई से दबे हुए धात्विक खनिजों के निक्षेपों के
क्या दक्षिण पूर्वी इलाका है ना, यानी गया वाला इलाका, मुंगेर वाला इलाका, नवादा जमुई वाला इलाका क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, ये क्वेश्चन कितना लंबा है, इसको एक चीज़ पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा, बाकी दिमाग नहीं लगाया। कह रहा है छोटा नागपुर पहाड़ से निकलने वाली और दक्षिण बिहार के मैदान में प्रवेश करने वाली अत्यधिक मौसमी नदी है, जैसे फल्गु, पैमार, सकरी, गंगा के ऊंचे प्राकृतिक तटबंध के कारण सीधे गंगा के मुख्यधारा में नहीं मिल पाती है। इसके बजाय यह निचले बेसिन के मध्य में समांतर बहने के लिए मजबूर होती है। अंत में लखीसराय के पास गंगा में गिरने से पहले यह पहले किस मुख्यधारा में विलीन होती है? तो यही क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सी मुख्यधारा में विलीन होती है? हरहोर, क्या नाम है इसका? हरहोर नदी में। ओके, क्वेश्चन नंबर, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्या कर रहा है क्वेश्चन, जहाँ कृषि जलवायु क्षेत्र 2 उत्तर पूर्वी बिहार पारंपरिक रूप से मखाने की खेती के लिए प्राकृतिक बारहमासी जलमग्न क्षेत्रों पर निर्भर है, वही मखाना की किस पहली वैज्ञानिक रूप से सुधारी हुई किस्म के आने से इसकी खेती खेत प्रणाली फील्ड सिस्टम यानी उथली पर भी करना संभव हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा मखाना का किस्म है जिसके जो जहाँ कम पानी है वहाँ पर भी उपजाया जा सकता है, उस मखाना की किस्म का नाम क्या है? तो उसका मखाना किस्म है सबौर मखाना 1। ठीक है, सबौर मखाना 1। अगला प्रश्न क्या है, बिहार के लिए जनगणना 2011 के जनसंख्यिकी के निष्कर्षों के आधार पर विचार के लिए गोपालगंज ने आधिकारिक तौर पर पूरे राज्य में सबसे अधिक लिंगानुपात दर्ज किया है। बिल्कुल सही है, 1021 इसका लिंगानुपात है गोपालगंज का, ये तो सही है, कथन सही है। मुंगेर जिले ने बिहार के सभी प्रशासनिक सबसे कम साक्षरता दर हासिल किया, नहीं ये गलत है, मुंगेर नहीं बल्कि पूर्णिया है। कौन सा जिला है? तो पूर्णिया है, पूर्णिया। ठीक है, गलत है। राज्य की कुल जनसंख्या घनत्व सभी प्रमुख और घनी आबादी वाले भारतीय राज्यों में सबसे अधिक है। हाँ ये सही है, कथन 30 सही है, कथन इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि बिहार में संरक्षित वन जीव और पारिस्थितिकीय अभयारण्यों के संबंध में मिलान करें। चलो ठीक है, अत्यधिक जैव विविधता वाले वाल्मीकि बाग अभयारण्य भौगोलिक रूप से पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है, बिल्कुल सही है। कांवर झील अभयारण्य मुख्य रूप से गंडक नदी के घुमावदार विसर्पों से बना हुआ है। विक्रमशिला गंगेटी जल अभयारण्य विशेषकर भागलपुर, बिल्कुल सही है, नंबर 3 सही है, नंबर 1 सही है। अब ऑप्शन छाट लिए, नंबर 1 3 सही है, तो 1 3 ऑप्शन है, बिल्कुल सही है, 1 2 3 भी है, लेकिन बी गलत है, नंबर 2 गलत है, क्योंकि ये बेगूसराय के कांवर झील में बूढ़ी गंडक के पास है। कांवर झील जो है किस पर है? ये बूढ़ी गंडक नदी पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 क्या कर रहे हैं? 54 मिलान करना है। ककोला जलप्रपात कहाँ है? तो यह है नवादा में। ब्रह्मकुंड गर्म जिले, ब्रह्मकुंड कहाँ है? तो राजगीर में है, याद है रखना है आपको। सीताकुंड, तो सीताकुंड कहाँ है आपका? तो सीताकुंड आपका मुंगेर जिला में है। और करकर जलप्रपात कहाँ है? तो मुंगेर में, सॉरी करकर हो जाएगा कैमूर में, सीताकुंड मुंगेर में, मुंगेर ऊपर है। सीताकुंड मुंगेर, करकर हो जाएगा कैमूर, ब्रह्मकुंड राजगीर और ककोलत नवादा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के विभाजन के बाद के युग ने बिहार की प्रशासनिक सीमाओं के भीतर भारी धातुकर्मीय और खनन उद्योगों में बड़े पैमाने से गिरावट पैदा की है, बिल्कुल सही है, क्योंकि विभाजन के बाद लगभग 45% ऐसे पार्ट चला गया जो पूर्णतः खनिज से भरा हुआ क्षेत्र था, वो झारखंड को चला गया। कथन 1 तो बिल्कुल सही है। अब कथन दूसरा पढ़ते हैं कि झारखंड के भू राजनीतिक निर्माण ने कानूनी रूप से पूरे खनिज समिति छोटा नागपुर पहाड़ से बिहार के भौगोलिक अधिकार से बाहर हो गया, बिल्कुल सही है। कथन 1 भी सही है, कथन 2 भी सही है और व्याख्या भी कर रहा है इसका।
अगला प्रश्न कह रहा है कि पानी के साधारण गुण जैसे कि इसका उच्च क्वथनांक मुख्य रूप से किसके कारण हो सकती है। तो पानी का जो असामान्य गुण है उसका क्वथनांक मुख्य रूप से किसके कारण होते हैं। ऑप्शन पढ़ते हैं। कह रहा है परमाणुओं के बीच मजबूत उपसंयोजिक बंधन की उपस्थिति की वजह से, इसके अणुओं के बीच, अब यहाँ से साइंस के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं दोस्त, 56 नंबर से, किसी भी द्विध्रुवीय अंतःक्रिया का अभाव से, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच विद्युत ऋणात्मकता में कम अंतर की वजह से, या तरल अवस्था में अणुओं के बीच व्यापक हाइड्रोजन बंधन से। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, डी। ठीक है। जो परमाणु में असमान गुण होते हैं जिसमें कि H2SO जो कि कमरे के ताप पर गैस होते हैं, जैसे समान अणुओं की तुलना में इसका असमान रूप से क्वथनांक जो होता है उच्च होता है। इसका मुख्य जिम्मेदार कौन है, तो हाइड्रोजन बंधन ही। ठीक है। क्वेश्चन 57। मुझे लग रहा है दोस्त कि वीडियो काफ़ी लंबा बन रहा है, तो मैं सिर्फ कोशिश करता हूँ, मैं खुद से कोशिश करता हूँ सिर्फ प्रश्न को पढ़ूँ और ऑप्शन को पढ़ूँ और टिक मारूँ, लेकिन बीच बीच में मैं बोल देता हूँ जिससे वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। मैं प्रयास करूँगा कि जितना कम बोलूँ, जितना कम बताऊँ। चलिए पढ़ते हैं। किसी विलायक के बाद अवाष्पीय विलय मिलाने पर उसका क्वथनांक क्यों बढ़ जाता है, वह क्यों बढ़ जाता है। इसका मुख्य आंसर यही है कि यह विलायक के अणुओं के बाहर निकलने के लिए उपलब्ध सतह के क्षेत्र को कम कर देता है। प्रश्न को फिर से पढ़ता हूँ। किसी विलायक में अवाष्पीय विलय, यानी कहने का मतलब है पानी में जो पानी है उसमें अगर नमक मिला दे, पानी चीनी घोल में नमक मिलाता है, उसका क्वथनांक क्यों बढ़ जाता है। उसका मुख्य वजह यही है कि यह विलायक के अणुओं के बाहर निकलने के लिए उपलब्ध सतह क्षेत्र को कम कर देता है, इसके वजह से। ओके। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को धात्विक गुण इस प्रकार बदलता है। ऑप्शन ए कि नाभिकीय आवेश के कारण आवर्त सारणी में बाएं से दाएं बढ़ता है। नाभिकीय आवेश के कारण आवर्त में बाएं से दाएं बढ़ता है। परमाणुविक त्रिज्या के विस्तार के कारण समूह में नीचे की ओर घटता है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि आवर्त सारणी में तत्वों का जो धात्विक गुण है उसके बारे में बताना है। ठीक है। ऑप्शन सी, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटता है और तत्वों के समूह में नीचे जाने पर बढ़ता है। क्या ऑप्शन इसका डी बिल्कुल सही है। हाइड्रोजन है ना, लिथियम नी है सीजियम, तो यहाँ सीजियम में क्या हो जाएगा, परमाणु धनात्मकता में वृद्धि हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा दैनिक जीवन में होने वाले रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन कह रहा है कमरे के तापमान पर लंबे समय तक रखे जाने वाले बर्फ के टुकड़ों का पिघलना, अशुद्ध जल जो डिस्टिल वाटर में से भरे बीकर में साधारण नमक का घुलना, किसी मंदिर में धार्मिक समारोह के दौरान कपूर का उत्पादन दैनिक जीवन में होने वाले रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो सबके सब मोस्टली हमको रहता उदाहरण नहीं है, लेकिन गर्मियों में रेफ्रिजरेटर से बाहर रखे जाने दूध के खट्टा होना, बिल्कुल दूध का खट्टा जो होना एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है, जो रासायनिक परिवर्तन के बारे में बोल रहा है। बाकी सब के सब परिवर्तन तो है, लेकिन सब भौतिक परिवर्तन है, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 क्या करा ईंधन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए कि वाटर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण होता है। चलो ठीक है। प्राकृतिक गैस की तुलना में प्रोड्यूसर गैस की कैलोरी मान काफ़ी अधिक होती है। कौन सा कथन सही है, कथन गलत है बी, कथन ए क्या है, सही है। क्या कह रहा है कि प्राकृतिक गैस की तुलना में प्रोड्यूसर गैस, प्राकृतिक गैस कौन है, तो मान लो CH4 मीथेन है, तो मीथेन गैस की तुलना में प्रोड्यूसर गैस जिसमें कि नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण होता है, उसका मान क्या, कैलोरी मान क्या होता है, काफ़ी कम होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है कि परमाणु संरचना के बारे में निम्नलिखित पर विचार करिए। किसी तत्व के समस्थानिकों में प्रोटॉन की संख्या समान होती है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, भिन्न होती है। समभारिक में क्या होता है कि परमाणु के द्रव्यमान की संख्या समान होती है। समन्यूट्रॉन में क्या होता है, वे परमाणु जिनकी संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। ऑप्शन पढ़िए। ऑप्शन फिर से पढ़ता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि परमाणु संरचना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। क्वेश्चन कह रहा है पहला कि किसी तत्व के समस्थानिकों में प्रोटॉन की संख्या समान, समस्थानिक में प्रोटॉन की संख्या समान, न्यूट्रॉन की संख्या बिल्कुल भिन्न, बिल्कुल सही है।
समबारिक में द्रव्यमान संख्या समान होती है, बिल्कुल सही है। समन्यूट्रॉनिक में न्यूट्रॉन संख्या समान होती है लेकिन इलेक्ट्रॉन संख्या समान नहीं होती है, इसलिए ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, गलत। सिक्सटी टू क्या करा कि निम्नलिखित मिश्र धातुओं को उनके प्राथमिक घटक धातुओं के साथ सम्मिलित करिए। पहला है कांसा, सोल्डर, जर्मन सिल्वर और स्टेनलेस स्टील। तो कांसा किससे बना होता है, तो तांबा और टीन। तांबा टीन क्या है, यहाँ तांबा है। सोल्डर किससे होता है, सोल्डर बिजली के उपकरण को जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है, इसमें सीसा और टीन के धातु होते हैं। सीसा और टीन के धातु हो जाएगा नहीं, ऑप्शन एक। जर्मन सिल्वर क्या होता है, जर्मन सिल्वर से नाम में बिल्कुल चांदी से नहीं जाना है बाबू, सिल्वर में चांदी नहीं होता है, इसमें होता है क्या, तांबा, जस्ता और निकेल। स्टेनलेस स्टील में लोहा, क्रोमियम और निकेल होता है। ओके, यानी आपका आंसर हो जाएगा क्या, इसके अनुसार से डी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 63, क्या हीरे के विपरीत ग्रेफाइट बिजली के सुचालक होता है, बिल्कुल सुचालक होता है। ठीक है, अपनी अष्टकोणीय स्तरीय संरचना यानी हेक्सागोनल जो स्ट्रक्चर होता है के कारण ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी ग्रेफाइट का तो आपको पता ही कि संरचना कैसा होता है, कुछ इस प्रकार होता है भाई। ठीक है, इसका जुड़ा रहेगा, इससे जुड़ा रहेगा, फिर नेक्स्ट ऊपर में भी ऐसे ही, फिर इससे जुड़ा रहेगा, फिर ये इससे जुड़ा रहेगा, ऐसे। ठीक है, ऊपर भी ठीक है ऐसे। तो हेक्सागोनल के कारण होता है क्या, ऑप्शन दोनों सही है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 64 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है, दिन के समय साफ आकाश का नीला रंग होता है, इसका कारण क्या है। दिन के समय साफ आकाश का नीला रंग मुख्य रूप से किसका परिणाम है, हवा में मौजूद, ऑप्शन ए, हवा में मौजूद पानी के बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के वजह से होता है नीला रंग, कि गैस के अणुओं द्वारा प्रकाश के लघु तरंग दर के रिले प्रकीर्णन हो जाता है। जब भी कोई रिले प्रकीर्णन आए तो समझ जाना वहाँ ब्लू रंग के कारण बन जाता है। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है कि जब कोई ध्वनि तरंग हवा से पानी के माध्यम में प्रवेश करती है तो कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है। क्या करा, जब कोई ध्वनि तरंग हवा से पानी के माध्यम में प्रवेश करती है, हवा से पानी करा यानी कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तब ध्वनि तरंग की जो आवृत्ति होती है उसमें कोई चेंज नहीं है। अरे फ्रीक्वेंसी में चेंजिंग थोड़े ना आएगा, ठीक है ना, जैसे वैसे रहेगा। बाकी सब में उसका चाल कम जाएगा, उसका तरंग दैर्घ्य कम जाएगा, उसका आयाम कम जाएगा, सघन से विरल से सघन में जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर क्या कह रहा है, कांच की पट्टी या पानी के अंदर हवा का बुलबुला किस प्रकार व्यवहार करता है। तो कांच की पट्टी या पानी के अंदर हवा का बुलबुला जो है वो अपतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। यानी अपतल लेंस कहने का मतलब क्या होता है, अपसारी लेंस। अपतल लेंस मतलब अपसारी लेंस की तरह पानी के अंदर हवा का बुलबुला व्यवहार करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 67 क्या कह रहा है कि पढ़ते हैं पहले, कह रहा है घरेलू उपकरणों के रिमोट कंट्रोल में किन विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग किया जाता है। क्या कह रहा है, घरेलू उपकरणों के रिमोट कंट्रोल में किन विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग किया जाता है। 67 में हो जाएगा आपका अवरत किरणें का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, दृष्टि के स्थायित्व यानी कि घटना के पीछे का मूल सिद्धांत क्या है। दृष्टि के स्थायित्व यानी परसिस्टेंस ऑफ विजन की घटना के पीछे का मूल कारण क्या है। तो इसका मूल कारण क्या है, तो सिनेमा यानी चलचित्र। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये समझ में आया दृष्टि के अस्थायित्व। अरे भाई, यह एक प्रकाशीय भ्रम है जहां आप मानव आँख जो होता है किसी वस्तु को ओझल होने में लगभग 1 कितना सेकंड लगता है, 16 सेकंड लगता है। ठीक है ना, इसी वजह से कोई भी फिल्म में जो कट मारता है ना कि कट, उसमें समय इंटरवल जो होता है 1/16 सेकंड के अप्रोक्स होता है। ठीक है, ध्वनि तरंगों के संबंध में कौन सा कथन सही है। ध्वनि द्रव गैस की तुलना में ठोस में अधिक तेज बढ़ती है, बिल्कुल सही है।
किसी ध्वनि का तारतम्य मुख्य रूप से उसकी तीव्रता पर निर्भर करती है। क्या यह सही है? नहीं, ध्वनि का तारतम्य जो होता है उसकी तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है, बल्कि उसकी आवृत्ति पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कर रहा है? मानव नेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए कि निकट दृष्टि दोष जो मायोपिया है को अवतल लेंस का उपयोग करके ठीक किया जा सकता है। क्या मायोपिया को अवतल लेंस से ठीक किया जाता है? तो बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है? दूर दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के सामने बनता नहीं, गलत क्वेश्चन, गलत है आंसर इसका। कि दूर दृष्टि में क्या रेटिना के सामने नहीं बल्कि रेटिना के पीछे बनता है। कॉर्निया में अनियमित वक्रता के कारण अभिमुखता की समस्या उत्पन्न होती है। बिल्कुल सही है। ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 सही है, यानी ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित दर्पण लेंसों को उनके समान अनुप्रयोगों के बारे में चर्चा करें। तो अब उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। तो अवतल लेंस और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए क्या जाता है? अभी पढ़े हम लोग, है कि नहीं? हो गया। अवतल दर्पण का उपयोग भी किया जाएगा, जो सौर भट्टी होगा ना वहाँ पर इसका उपयोग किया जाएगा। ठीक है, तो सौर भट्टी हो जाएगा। और जो साइड मिरर के रूप में उपयोग किया जाता है वो उत्तल दर्पण का, और उत्तल लेंस का हो जाएगा आवर्धक कांच के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। आवर्धक कांच, उत्तल लेंस, अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करना, अवतल दर्पण सौर भट्टी, उत्तल दर्पण पार्श्व दृष्टि दर्पण रियर व्यू मिरर के रूप में। अगला क्वेश्चन क्या रहा है कि रात में तारे टिमटिमाते हैं जबकि ग्रह भी रात में टिमटिमाते हैं। तारे विशाल दूरी पर स्थित प्रकाश के बिंदु स्रोत है जिससे उनके प्रकाश के आवर्तन में उतार चढ़ाव होता है। क्या ऐसा क्वेश्चन सही है? बिल्कुल गलत है। पहला आर बिल्कुल सही है। ठीक है, देखिए होता क्या कि रात में तारे टिमटिमाते हैं लेकिन ग्रह बिल्कुल भी नहीं टिमटिमाता है। ये तो बच्चा से पढ़ते आया हूँ कि तारा टिमटिमाता लेकिन ग्रह टिमटिमाता है, क्योंकि ग्रह पृथ्वी काफ़ी करीब होता है और प्रकाश के विद्युत स्रोत के रूप में कार्य करता है। ठीक है, इस वजह से कुछ किरणों का धुंधला प्रभाव अन्य बिंदुओं से आने वाली चमकीली किरणों द्वारा समाप्त हो जाती है, जिससे टिमटिमाहट खत्म हो जाती है, पता ही नहीं चलता है। जबकि तारे टिमटिमाते बस इसीलिए है कि प्रकाश का अपवर्तन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरणों को उनकी आवृत्ति के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करिए। यानी सबसे ज़्यादा तो सबसे कम किसकी आवृत्ति सबसे कम होती है, सबसे ज़्यादा आवृत्ति किसकी होती है, तो आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर पहले हो जाएगा रेडियो वेव, 1, 3 माइक्रोवेव और परावैंगनिक किरणें और फिर गामा किरणें। सबसे कम ऐसे जो स्पेक्ट्रम पर निकल के आता है तो सबसे कम जो होता है किसका रहता है? गामा किरणें का, है कि नहीं? उसके बाद परावैंगनिक किरणें की बात आती है। पहले किसका आता है? गामा किरणें का, अल्ट्रावायलेट रे का, यूवी रेज का, फिर माइक्रोवेव का और फिर रेडियो वेव का। ओके, अगला क्वेश्चन 74 नंबर क्वेश्चन। लाइसोसोम को शारीरिक शब्दावली में कोशिकाओं का आत्महत्या की थैली क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए कहा जाता है कि यह पाचक एंजाइमों को मुक्त करता है जो क्षति के दौरान कोशिका को भी नष्ट कर देती है। यानी अपने कोशिका को खुद खा जाता है जब इसको लगता है कि भूख बहुत ज़्यादा लग गया है। इसी वजह से क्या होता है, किसी व्यक्ति का मृत्यु हो जाए। यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 74 का 20 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74, फिर 75 कहाँ है? हाँ, यहाँ है 75 नंबर क्वेश्चन। चलिए पढ़ते हैं। एंजियोस्पर्म पौधे के ड्वेल फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया अद्वितीय है क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप ऑप्शन ए पढ़ते हैं, एक ही फल की संरचना के भीतर 2 एक समान बीजों का निर्माण होता है। ऑप्शन बी कह रहा है कि पोषण के लिए नर युग्मों की अंडाशय की दीवारों के साथ साथ संलयन होता है। ऑप्शन सी कह रहा है ऐसे बीजाणुओं का उत्पादन होता है जो चरम पर्यावरणीय तनाव में जीवित रह सकते हैं। ऑप्शन डी कह रहा है कि एक साथ द्विगुणित युग्मनज यानी डाइपोलाइड जाइगोट और त्रिगुणित भ्रूणकोश का निर्माण होता है।
ऑप्शन पढ़िए, क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं कि आवृत्तिजीवी जो एंजियोस्पर्म पौधे होते हैं में जो ड्वेल फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया अद्वितीय होती है, मतलब क्यों अलग है सबकी तुलना में, क्वेश्चन यही बोल रहा है। तो इसका आंसर होता है डी, क्योंकि इसके साथ एक साथ डायपोल और ट्राइपोल, डायपोल जाइगोट भी होता है और ट्राइपोल एंजियोस्पर्म भी होता है, ठीक है, का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, करा जैव प्रौद्योगिकी के संदर्भ में जीवोपचार का सबसे प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा ब्रो? इसका आंसर हो जाएगा कि प्रदूषित स्थलों में प्रदूषकों को निष्क्रिय करने के लिए सूक्ष्मजीवों का उपयोग करना, ऑप्शन सी। पौधों में जाइलम फ्लोएम ऊतकों के बीच में अंतर क्या है? देखो, जाइलम है ज से जाइलम, ज से जल, जल पानी का संबंध, फ्लोएम फ से फल, फ्लोएम जल फल जहाँ मिल जाए वहाँ आंसर मार देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्या करा है? जाइलम जल का संबंध करता है, फ्लोएम फल का करता है, खाने का। ऑप्शन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा हाउस कहते हैं? तो कोशिका का ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर, मिनीमाता रोग किसके होता है कारण होता है? तो मिनीमाता रोग पारा के कारण होता है ना। अब क्वेश्चन नंबर क्या 79 हो गया। अब 80, डीएनए और आरएनए के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अब डीएनए में जो यूरासिल होता है, जबकि आरएनए में नाइट्रोजन मुक्त क्षार के रूप में थाइमिन होता है। क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल गलत है। पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। डीएनए आमतौर पर उल्टा कथन दिया हुआ है, ठीक है, डुअल स्ट्रैंडेड होते हैं, जबकि आरएनए आमतौर पर एक रज्जुकी होती है। क्या ऑप्शन सही है? ऑप्शन केवल और केवल दो सही है, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो है वो उल्टा है दिया हुआ है। डीएनए में थाइमिन होता है, जबकि आरएनए में यूरेसिल होता है। ओके, अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि मानव पाचन तंत्र के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करिए। यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है, वसा के पसीकरण के लिए पीत का स्राव करती है। अच्छा, लार लाइप एमाइलेज मुख्य रूप से प्रोटीन के रासायनिक पाचन की शुरुआत है। बिल्कुल, दूसरा तो बिल्कुल सही है। नहीं सॉरी, अरे कह रहा है क्या चीज़? नहीं, पहला सही है। सॉरी, लार एमाइलेज मुख में प्रोटीन के रासायनिक पाचन की शुरुआत करता है। नहीं, लार में मौजूद जो लार एमाइलेज होता है वो स्टार्च के रासायनिक पाचन का शुरुआत करता है, ना कि प्रोटीन का। यहाँ प्रोटीन दिया हुआ है, जबकि किसका करता है? यह कार्बोहाइड्रेट का करता है, ठीक है, स्टार्च का करता है। तो ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन 3, छोटी आंत में स्थित झिल्ली अवशोषण के लिए सतह के क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं। यह बिल्कुल सही है। ऑप्शन 1 और 3 सही है। अगला प्रश्न क्या करा? नैनो प्रौद्योगिकी के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करिए। नैनो स्तर पदार्थ भौतिक और रासायनिक गुण प्रदर्शित करते हैं। क्या यह सही है? बिल्कुल कथन सही है। कार्बन नैनो ट्यूब्स में उच्च विद्युत चालकता और तन्यता होती है। बिल्कुल सही है। नैनो मेडिसिन में विशिष्ट कोशिकाओं तक दवाओं का लक्षित वितरण शामिल होता है। बिल्कुल सही है। कथन 1, 2, 3 सही है। तीनों कथन सही है। अगला प्रश्न है क्या है, उसका मिलान करिए। एक तरफ रोग है, एक तरफ कार्य। तपेदिक किसकी वजह से होता है? तो आपको पता है, तो ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु होता है उसकी वजह से। तो ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु है तो जीवाणु हो जाएगा। मलेरिया प्रोटोजोआ की वजह से होता है, ठीक है। दाद होता है कवक की वजह से होता है। एड्स होता है विषाणु की वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर 84, सुकेंद्रीय कोशिकाओं में केंद्रक के अवसर नियंत्रित केंद्र कहा जाता है। इसमें एक अनुवांशिक सामग्री होती है जो कोशिकीय गतिविधियों अनुवांशिकता को नियंत्रित करता है। कौन सा कथन सही है? और कथन 1 कथन 2 की व्याख्या कर रहा है क्या? तो हाँ, व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 85, श्वास लेते समय हवा के प्रवाह के क्रम में निम्नलिखित कथनों पर मानव संरचना के व्यवस्थित रूप से के लिए। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा 3, 1, 4, 2। 3, 1, 4, 2। मुझे लगता है वीडियो काफ़ी लंबा हो गया मेरे मित्र, क्योंकि एक वीडियो बनाने में काफ़ी समय भी लगता है और कई बार गलती भी पड़ते हैं, कई बार गलती बताते हैं तो उसको काट के अलग भी करना पड़ता है और इसको अपलोड करने में भी समय लगता है। तो मेरे इस प्रयास के लिए एक लाइक तो करिए और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और बने रहिए हमारे साथ इस चैनल पर। थैंक यू।